हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि पहला चैप्टर हमने थ्योरी का पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अब तुम लोग जो भी कमेंट में कुछ पूछना चाहें उससे डाउट तो पूछ सकते हैं। आज बेटा हम आज के सेशन में शुरू करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय यानी चैप्टर 2 और बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तुम लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। जितना मैं इसमें वीडियो में कराऊंगा उतना ही तुम तैयार कर लोगे, तब भी तुम्हारा काम बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। हम पहला पॉइंट इसमें बनाते हैं। एक एक पॉइंट में कराऊंगा, लेकिन तुम लोग ध्यान रखोगे पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। डेली वीडियो देखिए और जो भी तुम्हारे डाउट हो उन्हें कमेंट में लिख दिया करो। जो डाउट आए उसने कमेंट में लिख दो, मैं उनके आंसर दे दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम पहली हेडिंग बनाते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, और बात समझिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। बहुत ही प्यारी सी हेडिंग है, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है बेटा, इस परिभाषा को समझने के लिए एक काम करते हैं। हमने एक तल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? एक तल। इस तल के लंबवत एक वेक्टर जाता है। इसी वेक्टर का नाम है क्षेत्रफल वेक्टर। इसी वेक्टर का नाम क्या है बच्चा? क्षेत्रफल वेक्टर। इसके साथ एक सदिश और जुड़ा होता है जिसे एकांक सदिश बोलते हैं। ठीक है ना। अब परिभाषा सर क्या होगी इसकी? ये तो बन गया क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो सीधी सीधी बात हम कह सकते हैं, ये क्या है? कोई तल है, तो किसी तल के लंबवत गुजरने वाले वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ये कोई तल है। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है। ठीक है, इस हाथ के लंबवत इस तरीके से ऊपर की ओर लंबवत ऐसे होता है क्षेत्रफल वेक्टर। यहां पे देखें, ये बोर्ड है तो इसके लंबवत इस तरीके से लंबवत ऐसे होगा, ये क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी तल के लंबवत गुजरने वाले वेक्टर को ही हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आई? क्या लिखेंगे हम? इस चित्र को बनाना चाहे बना सकते हैं। किसी तल के लंबवत गुजरने वाले, किसी तल के लंबवत गुजरने वाले वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। किसी तल के लंबवत गुजरने वाले वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इसे ए वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए वेक्टर से। कोई भी तल होगा, उस तल के लंबवत जो वेक्टर जाएगा उसी वेक्टर का नाम क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल वेक्टर। इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र हम नोट कर सकते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर बराबर क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण इनटू एकांक सदिश। ये इसका क्या है बच्चा? फॉर्मूला है, नोट कर लो। अच्छा, दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? किसी तल के क्षेत्रफल के परिमाण, ये क्षेत्रफल है, इसका परिमाण ले लिया, तो किसी तल के क्षेत्रफल के परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल को क्षेत्रफल वेक्टर, इसे बोलते हैं एकांक सदिश। ये है क्षेत्रफल, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी गुणनफल को क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रफल वेक्टर। अगर हम चित्र से समझना चाहें तो किसी तल के लंबवत जो वेक्टर जाता है उसी वेक्टर का नाम क्या है बच्चा? क्षेत्रफल वेक्टर। इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लो। अगला पॉइंट बनाते हैं इसके बाद, वैद्युत फ्लक्स। क्या बनाते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स। हटा दें, जल्दी से नोट कर लो, आगे चलते हैं। मैं केवल वही पॉइंट कराऊंगा जो तुम्हारे लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, 2024 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डेली वीडियो आएगी,
लेकिन बेटा कोई ना कोई काम लग जाता है। मैं तुम्हारा सिलेबस लगभग पूरा करा दूंगा, उसकी टेंशन न लेना, तुम बस अपना तैयारी में जुट जाइए। अगली हेडिंग बना लो बेटा, अगला पॉइंट डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है परीक्षा के लिए, वैद्युत फ्लक्स। ये वाला पॉइंट बनाओ, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स देखो बच्चा, ये कोई तल है, इसके लंबवत जो गुजरेगा उसे हम बोलेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल वेक्टर। और यहां से कुछ रेखाएं, कुछ बल रेखाएं इस तरीके से जाती हैं बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ये कुछ बल रेखाएं इस तरीके से चली गई, ऐसे ऐसे, ये ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चा? बल रेखाएं, ऐसे ऐसे चली, इनको क्या बोलते हैं बेटा? बल रेखाएं। तो ध्यान से सुनिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। दो तरीके से हम इसे परिभाषित करेंगे, और समझने की बात है बेटा कि वैद्युत फ्लक्स को बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे इसे। देखो ये क्या है? बल रेखाएं। तो हम बोल सकते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये बल रेखाएं जा रही है, ये पृष्ठ है तुम्हारा, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। तो क्या परिभाषा बनाएंगे? किसी तल से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली हुआ और अपन कोई दिक्कत नहीं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की गुजरने वाली वैद्युत बल, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। अब मैं हिंदी नहीं लिखूं, ये भाषा नहीं लिखूंगा, अब तुम लिखोगे अपने से। फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसे फाई ई से दर्शाते हैं, इसे फाई ई से दर्शाते हैं, ठीक है। बात समझते हैं। ये अभी तो यहां कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा क्षेत्रफल वेक्टर इसके साथ में। अगर हम बात करें इसके क्षैतिज की, तो क्षैतिज पे क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल वेक्टर, इसे हम बोल सकते हैं ए कॉस थीटा। क्या बोल सकते हैं क्षैतिज पर? ए कॉस थीटा। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? फाई ई से। अच्छा, दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, इसे, ये क्षेत्रफल बल रेखा है, हम बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को, जैसे हम इसका सूत्र नोट करते हैं बेटा, ई बराबर फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। बात समझिए। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी तल पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश, अदिश का मतलब डॉट गुणन,
अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे हम φe से दर्शाते हैं। अच्छा बात समझते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं सूत्र को। ये इसका सूत्र हो गया। बच्चा ध्यान से समझिए बेटा, φe बराबर, हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टरों का अदिश गुणन कर रहे होते हैं तो हम वेक्टरों को हटा के उनका अदिश गुणन करते हैं, तो क्या लगा लेते हैं बेटा, cos थीटा। ये इसका सेकंड सूत्र बन जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका जो बच्चा मात्रक आएगा, चलो इसे नोट कर लो जल्दी, फिर मात्रक देख लेते हैं। देखिए मात्रक क्या होगा इसका, बेटा मात्रक होगा, ध्यान से समझिए, हमने इसका मात्रक क्या पढ़ा है, ये तीव्रता है, तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम इनटू, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या पढ़ा है बेटा, मीटर का वर्ग, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। जल्दी से इसका मात्रक नोट कर लो। अब इसकी विमा के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। तो विमा देखो बेटा, तीव्रता की विमा क्या होती है और क्षेत्रफल की, तो ये न्यूटन, यानी इसकी विमा बना लेते हैं। ये बल का मात्रक होता है, तो यहां पे क्या लगाएंगे बेटा, mLt-2, ये बल का हो गया, बटे कूलम किसका होता है, आवेश का, तो आवेश की विमा AT कहलाती है। मीटर क्या है बेटा, लंबाई, तो L2 कहलाएगी। ये L कितनी हो जाएंगी, 3, T भी 3 हो जाएंगी। एक ऊपर ले, देखो सबको ऊपर ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बच्चा, यहाँ तो M की तो M रहेगी, ठीक है ना, L एक इसके पास है, 2 इसके पास है, कितनी हो जाएंगी बेटा, 3 हो जाएंगी। यहाँ T कितनी है, 2 है सर, कितनी है, 2, लेकिन एक नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, कितनी हो गई, 3। T यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 इंटू, अच्छा A नीचे एक है, ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो कितना हो गया इसका जो विमा बनेगी, mL3 T-3 A-1। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम इसी का मात्रक बच्चा MKS प्रणाली में देखें, कौन सी प्रणाली में, MKS अगर प्रणाली में देखें इसी का मात्रक, तो MKS प्रणाली में इसका मात्रक कुछ अलग होता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पहले इसे नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे। आराम आराम से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं बचेगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो, ठीक है बेटा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हटा दें, चलिए हटा देते हैं, चित्र वगैरह बना के तैयार कर लो इसे। अब इसके बारे में कुछ बातें सीख लेते हैं जो हम लोग नहीं जानते। हम परिभाषाएं तो जानते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरा कंसेप्ट नहीं जानते, तो कॉन्सेप्ट पूरा सीखते हैं इसका। समझिए, सबसे पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में अभी चर्चा की, अब इसके मात्रक के बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। अभी मात्रक बनाया हम न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम, यही बनाया। अगर पेपर में प्रश्न आ जाता है कि भाई MKS प्रणाली में इसका मात्रक बताइए, मात्रक जो है अब इस कौन सी प्रणाली में बताना है बेटा, MKS प्रणाली में इसका मात्रक चाहिए। MKS प्रणाली के लिए इसका मात्रक होता है बेटा, उसे भी नोट कर लेना, क्योंकि बाई चांस एक नंबर में पूछ लिया जाता है तो नोट क्या करेंगे। MKS प्रणाली में इसका मात्रक किलोग्राम होता है इंटू मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकंड, सेकंड की घात भी कितनी, माइनस के 3, यहां पे कितनी बच्चा, 3, और इस पे माइनस के 3, और बचा तुम्हारा एम्पियर। तो एम्पियर की जो घात होगी वो -1 होगी, कितनी होगी बच्चा, -1। ये इसका कौन सी प्रणाली में मात्रक हो गया, MKS प्रणाली। पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स का MKS प्रणाली में मात्रक बताइए, तो बहुत जल्दी से हम बताएंगे किलोग्राम मीटर क्यूब बटे सेकंड का क्यूब और एम्पियर, या किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू सेकंड पे घात -3 और एम्पियर पे -1। ये भी क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का ये मात्रक हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं बच्चा। अगला पॉइंट इसमें बना लेते हैं गॉस की प्रमेय। क्या बना लेते हैं, गॉस की प्रमेय। बहुत अच्छी प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से,
गॉस की, इस चैप्टर को भी लगभग आज खत्म करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में तो हो ही जाएगा। गॉस की प्रमेय की बात कर लेते हैं बच्चों, इसकी गॉस की प्रमेय समझिए क्या है। गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम। देखो बेटा, गॉस की प्रमेय होती क्या है, बात समझ लेते हैं इसकी। हमने कोई एक बंद पृष्ठ लिया, ठीक है, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ से क्या गुजरते हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, और इन्हीं बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन्हीं संख्या को वैद्युत फ्लक्स। तो ये अभी बंद पृष्ठ है बच्चा, और बंद पृष्ठ है, यहां पर हमने रख दिया एक क्यू कूलम का आवेश, पृष्ठ के भीतर हमने रख दिया, कहां रख दिया, और यहां पर है एक बिंदु P। अब मेरी एक बात सुनिए, जब यहां हमने कोई पॉइंट बना लिया P, अगर तीव्रता की डायरेक्शन देखें तो आवेश से दूर यानी प्लस आवेश से दूर की तरफ होगी, और यहां तुम्हारा एक ये पृष्ठ हो गया, एक तल हो गया, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी इधर ही होगी। बोलो, क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इधर ही होगी। तो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो सब बात समझिए, बात समझिए, इसमें से क्या गुजरेंगी बेटा, वैद्युत बल रेखाएं, उन बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को फाई बोलते हैं। अच्छा, जैसे यहां पे से क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, लिखना चाहो लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। चलो मैं लिख देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझिए, ये कह रहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी जो तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को तो वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई ई, तो फाई ई की जो वैल्यू है वो पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना बच्चा, क्यू है, तो यहाँ पे हमने क्यू रख दिया, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस की प्रमेय। पूछता है कि गॉस की प्रमेय का कथन बताइए, तो हम बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से, ये कोई बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। ओके, चलिए नोट कर लो इसे जल्दी से, आगे हम बात कर लेते हैं बेटा इसके बारे में कुछ और भी बातें करते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लो। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने कुछ बना दिया यहाँ पे, देखो मैं कुछ चित्र को बना रहा हूं, चित्रों को। ये तुम्हारा पहला एक चित्र बना, अरे भैया अभी बनाता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ भैया। देखिए बेटा, बच्चों प्यारे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा एक कोई चित्र बना दिया, ये कोई बंद पृष्ठ है, और इस पर इसके भीतर जो आवेश है वो बेटा 4q कूलम का हमने रख दिया है। कितना रख दिया, 4q कूलम का, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r है, यहां बिंदु P है। अब पूछा कि वैद्युत फ्लक्स इस चित्र के लिए कितना होगा, तो हमें कुछ करना नहीं है इस चित्र के लिए। देखो जब हमारा चित्र इस तरीके से था, वहां पर केवल q आवेश हमने माना था, तो q आ गया। अगर मैं वैद्युत फ्लक्स की यहां बात करूं तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4q का 1/ε0। अभी मैंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान
पृष्ठ के भीतर जितना आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। अगर यहाँ 4q आवेश है तो 4q इंटू 1/ε0 हो जाएगा ना, अच्छी बात है। अगर यहां कोई आवेश चेंज कर दिया जाए तो यहां भी आवेश चेंज हो जाएगा। अगर केवल q होता तो q आता, 4q है तो 4q आया। आगे बात करते हैं। मैंने तुम्हें एक चित्र बनाया और इस पर कहा कि बेटा ये बताओ इसका आवेश कितना होगा, इस पर का फ्लक्स कितना होगा। चलो मैं इसे हटा देता हूं, इसको नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है तुम्हारा। इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट देखिए, कुछ बातें इसकी सीखते हैं। हमने देखा कि एक बेटा इस तरीके से कोई चित्र बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब भैया हमसे जो तुम्हारा गोला है, जो गॉसियन पृष्ठ है, वो तो बनाना नहीं आएगा, लेकिन जैसा बन रहा है वैसे फील कर लो। देखना बच्चा, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। इस वाले पृष्ठ पर +q कूलम का आवेश है, इस वाले पृष्ठ पर ±q कूलम का आवेश है। अब मैं पूछूं कि अंदर जो गोला है तुम्हारा, ये पहला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। अब तीनों पर अलग अलग हमें फ्लक्स बताना है, तीनों गोलों पर अलग अलग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हमें आवेश जिस पृष्ठ का निकालते हैं उसका आवेश पता होना चाहिए, उसी का 1/ε0 गुना होता है। तो कैसे? मैं पहले गोले की बात करता हूं, इस अंदर वाले की। क्या बच्चों इसके भीतर कोई आवेश है? तुम्हें लग रहा है कि इसके भीतर तो सर कोई आवेश नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ तो कोई आवेश है नहीं है। तो मैंने कहा कि जब इसके भीतर कोई आवेश नहीं है तो हमारा जो फ्लक्स होता है, पहले गोले की बात कर रहे हैं, तो Q इंटू 1/ε0 गुना होता है, लेकिन Q का मान तो 0 है सर अंदर वाले गोले के लिए, तो 1/ε0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। पहले गोले का जो फ्लक्स आया वो ये हो गया। सर दूसरे गोले पर आते हैं, क्या करें? फाई ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? Q बट्टे, अच्छा देखना यहाँ Q क्यों लगा है? Q का तो Q है इंटू 1/ε0। ध्यान से देखो, यहाँ केवल Q है तो Q का Q आएगा इंटू 1/ε0, यानी Q बट्टे में ε0 हो जाएगा दूसरे वाले का। तीसरे की बात कर लेते हैं बच्चा, तीसरे के कमेंट में बताओ कितना आंसर आएगा तीसरे वाले का, और देखते हैं क्या करेंगे। तीसरे वाले का फाई ई बराबर, बच्चा ध्यान से समझना, ये गोला है, इस गोले के भीतर एक +q आवेश है, एक -q आवेश, तो दोनों आवेश हमें लेंगे। नेट आवेश कितना? एक तो प्लस का और एक माइनस का। इसका कितना गुना? 1/ε0 गुना, माइनस से प्लस कट गया यानी 0। बाहर वाले गोले का जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 0। सर 0 कैसे आ गया? यहाँ तो हमें दिख रहा है, यहाँ तो इस बाहर वाले पे तो -q आवेश है, लेकिन बेटा मैंने भीतर की बात की है, तो इस बाहर वाले गोले के भीतर टोटल कितना आवेश है? एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस यानी कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। आगे की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने देखा कि कोई बंद पृष्ठ है बच्चा, और इस बंद पृष्ठ में हमने ए बी एक द्विध्रुव रख दिया, ए से लेकर के बी तक क्या रख दिया? एक -q और एक +q आवेश। अब पूछा कि इस द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो कहोगे सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, और ये क्या है? एक द्विध्रुव है। इसके भीतर क्या रखा है बेटा? द्विध्रुव, द्विध्रुव है। तो यहाँ 1/ε0 गुना हो गया, इससे काट देंगे यानी 0, यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत किसी बंद पृष्ठ में रख दें तो उस पर कोई आवेश, सॉरी, उसका जो नेट आवेश है वो 0 होता है। कैसे 0 सर? क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का 0। अगर हम इसमें बेटा द्विध्रुव की संख्या n कर दें, 2 4 10 20 50 जितने करना चाहे, द्विध्रुव के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि एक आवेश माइनस का होता है और एक आवेश प्लस का होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखेंगे या बंद पृष्ठ के अंदर रखेंगे तो उस पर जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना आएगा? 0। क्यों आएगा? क्योंकि उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश 0 हो जाता है, और वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश भी 0 होता है। ये पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, फिर आगे की बात कर लेते हैं। जल्दी से ये नोट कर लो, क्योंकि आ सकते हैं और ये पूछा जाता है, एग्जामिनर तुमसे ये पूछेगा कि जब भी हम किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर नेट आवेश कितना हो जाएगा।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद बात समझ में आ रही है। नेट आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि द्विध्रुव का टोटल आवेश ही 0 होता है। नेट आवेश कितना होता है उसका? 0, एक माइनस का एक प्लस का। ओके, आगे बात करते हैं। अब हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग लगाइए, गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस के नियम का हम निगमन लगा लेते हैं। कैसे करेंगे गॉस के नियम का निगमन? ध्यान से सुनिए। नियम का क्या करना है बच्चा? निगमन करना है। निगमन समझिए क्या है निगमन इसका। देखो ये तुम्हारा एक बंद पृष्ठ है और ये तुम्हारा आवेश कोई रखा है, यहां से r दूरी पर कोई बिंदु है P और यहां बेटा एक आवेश रखा है Q। ठीक है, यहां इस आवेश के कारण तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, ई वेक्टर। अगर मैं कहूं बेटा क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, तो यहाँ कोई तल है और इसकी दिशा में क्षेत्रफल तल है, तो तल के लंबवत ही क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर होता है। बात समझ में आई? और हमें क्या करना है? गॉस की प्रमेय का निगमन करना है। इस चित्र को जल्दी से बना लो, फिर हम इसका निगमन करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए करते हैं। बना लिया? चलिए देखते हैं क्या है। हमने देखा कि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P है, जहां तीव्रता कितनी मानी है? ई वेक्टर। तो हम लगाते हैं प्लस क्यू आवेश से, यानी आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता। अच्छा, बिंदु P पर जब हम तीव्रता निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R वर्ग। ये सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसे हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट बना दी। अब ये पृष्ठ कैसा है तुम्हारा? बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो हम बता सकते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी सूत्र पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स ये होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ई और ए के बीच में क्या कोई एंगल बन रहा है? नहीं सर, कोई एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, अर्थात थीटा बराबर कितना आएगा? 0। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ई ए, और यहाँ cos 0 लगाएंगे और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए, और इसका मान तो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ये ई का मान हम पहले समीकरण में लगा चुके, तो ई का मान यहाँ पे लगा दें तो फाई ई बराबर हो जाएगा कितना? ई का मान कितना निकाल लिया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में R का वर्ग इंटू ए होता है इस गोले का क्षेत्रफल, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं बेटा। 4 पाई R का वर्ग लगा देंगे यहाँ पे, 4 पाई R का वर्ग। 4 पाई से तो 4 पाई काट दो, R वर्ग से R वर्ग काट दो। यही हमने पढ़ा था अभी गॉस की प्रमेय में, Q बट्टे एप्सिलॉन 0। ये हमें प्रूफ करना था। जल्दी से इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत जल्दी नोट करिए। और इसका वो माना फलाना ठिकाना अपने आप से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक गोला जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस की कूलम का आवेश रखा है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां क्षेत्रफल वेक्टर कितना है बेटा? A। ओके, क्षेत्रफल वेक्टर A वेक्टर है और तीव्रता की डायरेक्शन प्लस से कितनी होगी? माइनस की। ओके, जल्दी से कर लो, ये तुम्हें सिद्ध करना था गॉस की प्रमेय को, वो आ गई तुम्हारी, बहुत जल्दी से सॉल्व कर दिया। आगे करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, हेडिंग लगाते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय की सहायता से
कूलाम के नियम का निगमन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है गॉस की प्रमेय का इसमें यूज करना है, देखिए बेटा, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इसे नोट कर लेना और समझ भी लेना। गॉस की प्रमेय का हमें यूज करना है और निकालना क्या है बच्चा, कूलाम के नियम का हमें निगमन करना है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, अभी जो चित्र बनाया था बिल्कुल वैसा ही है। गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं छोटा सा, ये तुम्हारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया बेटा, ये इसका केंद्र है, यहां से r दूरी पर ये तुम्हारा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ बेटा तीव्रता की डायरेक्शन ये हो गई ई वेक्टर, यहाँ पे भी ए वेक्टर हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश। इसमें यूज किसका करना है हमें, गॉस की प्रमेय का। तो देखिए ध्यान से, अच्छा इसका भाषा लिख लेंगे, माना कोई गोला जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र कितना है बेटा, O है, जिस पर प्लस के कूलाम का आवेश रखा है, O से r दूरी पर बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश रखा है। तो अब देखिए हमें तो निकालना क्या है इसमें, कूलाम का नियम, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है बच्चों कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r वर्ग, यही होता है। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके चलिए बात कर लेते हैं, इसमें यूज किसका करना है हमें यूज किसका करना है, इसमें हमें बच्चों यूज करना है गॉस की प्रमेय का। किसका यूज करना है, गॉस की प्रमेय का। तो देखिए लगाते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या है गॉस की प्रमेय बच्चों, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दो। इसका तो यूज करना ही करना है, वो कह रहा है कि इसकी सहायता से ही निकालना हमें कूलाम का नियम। अच्छा आगे हम जानते हैं एक फॉर्मूला बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं, सूत्र भी पढ़ा था, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, पढ़ाया था, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वेक्टर फ्लक्स यही होगा। अच्छा कॉस थीटा, ई में और ए में कितने अंश का कोण होगा, 0 अंश का, तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है इसकी, तो कितनी हो जाएगी फाई ई की वैल्यू, फाई ई बराबर ई ए, इसका मान तो 1 हो गया। अच्छा ये फाई की वैल्यू हम समीकरण 1 में लगा चुके हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं क्या। अच्छा ए क्या होता है, ए को बच्चा हम क्षेत्रफल बोलते हैं, 4 पाई आर वर्ग हो जाएगा इसका क्षेत्रफल लगा दो, कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू ए का मान 4 पाई आर का वर्ग। बताइए इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना सकते हैं क्या, इसे इक्वेशन सेकंड बना दो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा 1 तथा 2 से देखो फाई ई के मान दोनों ही हैं, तो दोनों बराबर होंगे, तो उसको यहां रख दो या इसको वहां रख दो। तो क्या करना है बच्चों, उसको यहां ले आओ, फाई ई बराबर, सर ऐसा कैसे हो गया, फाई ई का मान देखो Q बटे एप्सिलॉन 0 हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या आएगा E इंटू 4 पाई आर का वर्ग, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया, यहां से देखते हैं, Q बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू बराबर E इंटू 4 पाई आर का वर्ग। हमें तो E का मान यहां से अभी निकालना पड़ेगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसको बट्टे में लाएंगे तो 1/4 पाई आर का वर्ग, देखो ये वाला बट्टे में गया, इंटू इधर क्या था Q बट्टे एप्सिलॉन 0, इसको थोड़ा सीधा करके लिख दें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बट्टे में आर का वर्ग। ये क्या निकल के आ गई बच्चा, तीव्रता, ये क्या निकल के आ गई, तीव्रता। लेकिन हमें क्या चाहिए, बल, क्या चाहिए हमें, बल। तो देखो कहां बल निकालना, परीक्षण आवेश बिंदु P पर, यानी परीक्षण आवेश Q0 पर बल। अच्छा Q0 पर जब हम बल निकाल रहे होंगे तो बल का मान होता है E इंटू Q0, F बराबर E इंटू Q0, E का मान निकाल चुके समीकरण 3 में, तो F बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में R का वर्ग इंटू Q0। बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां देखना बेटा Q का तो Q आएगा, लेकिन Q0 का Q0 बट्टे में R का वर्ग, यही कूलम का नियम है क्या,
जल्दी से नोट कर लो, बहुत सिंपल है। अच्छा सर, यहाँ Q1 Q2, यहाँ पे तुम्हारा Q0 आ गया। बात है कि ये Q1 की जगह हमारा पहला आवेश Q मान लिया था, दूसरा आवेश क्या मान लिया था, Q0। बहुत जल्दी से नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी। ओके, अगले आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या होगा। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, मैं तुमसे बताना भूल गया बेटा, चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। तो मैंने बताया था तुम अपने दोस्तों में, जितने भी फ्रेंड हैं तुम्हारे, सब में ये वीडियो फैलाओ, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी से तैयारी करिए। चलो आज की वीडियो इतनी छोड़ देते हैं और इससे आगे कल करवाएंगे। कल इस चैप्टर का अंत हो जाएगा, तब तक तुम अपनी तैयारी जारी रखिए और किसी का कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, ठीक है बच्चों।